हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। मैं हर्ष आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और खूबसूरत सी क्लास में, एक और प्यारी सी क्लास में। क्लास है आपकी CUET BST का वन शॉट रिवीजन चैप्टर। आपका कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग के बाद आ रहा है कंट्रोलिंग के बाद हमारी इसमें 5-6 क्लासेस और होने वाली हैं, जहां पे हम आपका बुक 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज बात होगी कंट्रोलिंग की, और 40-45 मिनट्स में, जैसा कि वादा किया है कि भाई 40 से 45 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हम रिवाइज करवा के ही यहां से दम लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं। कोट ये कहता है, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल हाउ यू एक्ट, नो मैटर हाउ यू फील। बच्चों देखिए, अपनी सफलताओं की और अपनी असफलताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लीजिए। अगर आप सफल होते हैं तो सिर्फ आपके प्रयासों से सफल होते हैं, बाकी आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, ठीक है, मगर आपकी मेहनत होगी जब आप अपना एग्जाम को क्रैक करोगे, राइट। और अगर कुछ असफलता भी हाथ लगती है, अगर आप दिन का 1 घंटा भी वेस्ट करते हैं, तो वो सिर्फ अपनी वजह से। कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई पेरेंट्स उस असफलता का जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। तो यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल हाउ यू एक्ट। जो लोग अपनी असफलताओं का जो वो बीड़ा होता है जब दूसरों के कंधे पे डाल देते हैं ना, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्ट्स एंड नो मैटर हाउ यू फील। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, राइट। आपके लिए मैटर क्या करना चाहिए? आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो आप अपने हाथों से लिखें, बस इतना आपके लिए मैटर करना चाहिए। तो भाई यहां से शुरू करते हैं अपनी कंट्रोलिंग की क्लास। बहुत अच्छी सी क्लास होने वाली है। कंट्रोलिंग एक छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, बट इसमें जो चीजें सीखने के लिए मिलेंगी वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रोचक होने वाली है। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में सबसे पहले है बच्चों भाई कंट्रोलिंग का मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, देखो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है। कंट्रोलिंग में बच्चों हम लोग, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं ना, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो प्लान हमने जो प्लानिंग की थी, हमने जो प्लान बनाए थे, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या पूरा काम हो जाने के बाद, पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाने के बाद वो स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किए थे क्या वो पूरे हुए। हमें यह चेक करना है क्या वो पूरे हुए। अब 2 तरीके की चीजें होंगी, एक या तो वो पूरे हो गए होंगे, और दूसरा या तो वो पूरे नहीं हुए होंगे। अगर वो पूरे हो गए हैं तब तो भाई बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये देखेंगे कि हम आगे भी उनको पूरा करते रहें, मतलब जो अपना रिजल्ट है, जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है उसको कंटिन्यू करते रहें एंड ग्रोथ करते रहें, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते रहें लाइफ में। और अगर पूरे नहीं हुए, हमारे स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, तो भैया वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हुए। अब ये पता लग गया कि क्यों नहीं हुए, फिर हम उसको क्या करेंगे? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हम फिर उसमें एक्शन लेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पास होते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, जो कि आप बिल्कुल होंगे, अगर आप पढ़ाई करोगे आप अच्छे नंबरों से पास होगे, बट प्रॉब्लम वहां है कि जब आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, और हो सकता है कि आपको असफलता मिलती है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप पढ़ते रहोगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ भाई, कोई भी किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो भाई हारने वाली टीम को यह देखना है कि भैया हम क्यों हारे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अपना बेस्ट ना देने की कोशिश की हो? तो भाई आपको फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा डेविएशन को एनालाइज करने के बाद। डेविएशन बोले तो कमी, कोई कमी बेसी रह गई हो तो आपको उसको दूर करना पड़ेगा। तो भाई ये है कंट्रोलिंग की मीनिंग। जरा एक बार इस पर नजर भी डाल लेते हैं कि कंट्रोलिंग की मीनिंग क्या कहती है। भाई कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर्स in order to take corrective actions. This is done to minimize deviation. Corrective actions लेने के लिए हम एरर्स को चेक करते हैं, उसे कंट्रोलिंग बोलते हैं, और हमें डेविएशंस को मिनिमाइज भी करना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खराब चीजों को अपने जीवन से पूर्णतः हटा नहीं पाते हैं। जैसे हमको पता है कि फोन हमारा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी भाई फोन तो चलाना ही है, ठीक है। भाई फोन पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, व्हाट्सएप के लिए भी जरूरी है। अब जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे को पता था कि यार फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फोन हटा तो नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई भी मैं फोन से कर रहा हूं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी कॉलेज के हैं जो मैं फोन से ही भाई
मतलब लेना देना हो रहा है, तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि हमें ये देखना है कि व्हाट्सएप से होने वाले हानिकारक चीजों को, मतलब जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है व्हाट्सएप पे, वो मैं कितना कम कर सकता हूं। ऐसा भी नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, भाई टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कम से कम टाइम वेस्ट होगा, मतलब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा, दैट्स इट। ठीक है, जहां आप 4 घंटे 5 घंटे फोन को देते थे, अब आपने फोन की यूसेज जो कि अनप्रोडक्टिव यूसेज है, आपने उसको कम कर दिया। मतलब कि डेविएशंस कई बार हटती नहीं है, डेविएशंस कई बार मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, समझ रहे हैं? मतलब नुकसान कई बार टलता नहीं है, खतरा कई बार टलता नहीं है, लेकिन खतरे से होने वाले नुकसान को आप थोड़ा कम कर सकते हो। दैट इज मिनिमाइजिंग द डेविएशंस from standards and ensure that the stated goals of the organizations are achieved in a desired manner। और ये देखना कि जो stated goal हैं organization के, ऐसे goal जिनको पहले ही state किया जा चुका है, क्या वो achieve हुए desired manner में या नहीं हुए। desired manner में मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो भाई ये है आपका मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। अब बच्चों मैं अभी देख रहा था, मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वहां पे मैंने सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी देखे एंड सैंपल पेपर भी देखे, कुछ इंटरनेट से भी देखे। वहां पे मेरे को एक चीज कॉमन लगती है कि भाई 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन आता है, स्टैटिक पोर्शन में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन डेफिनेशन से भी आए हैं। जैसे मैं जब आपको प्लानिंग पढ़ा रहा था या मैं आपको मैनेजमेंट का पढ़ा रहा था, तो हैरल्ड कुंट्ज की मैंने आपको बताई थी, डेल हेनिंग की बताई थी डेफिनेशन, वो आप बिल्कुल जरूर से जरूर पढ़ के जाना। बच्चों को लगता है कि नहीं यार डेफिनेशन एनटीए कैसे पूछेगी, बट मैं आपको बताता हूं एनटीए इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो डेफिनेशन भी पूछ सकती है। जो भी बंदा आपका पेपर बना रहा है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होगा। ठीक है, आप उसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर पूर्वानुमान लगाते हैं तो आप सही नहीं कर रहे हैं। तो भैया डेफिनेशन आ जाती है, कई बार डेफिनेशन आई और 4 ऑप्शन आ गए कि ये एबीसी जो है डेफिनेशन है, ये फिलिप कॉटलर ने दी है, डेल हेनिंग ने दी है, हैरल्ड कुंट्ज ने दी है, एफडब्ल्यू टेलर ने दी है, हेनरी फेलो ने दी है, किसने दी है, और गिनती के ही 5-6 लोग हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो क्यों ना हम लोग चैप्टर के हिसाब से डेफिनेशंस को कवर कर ही लें। ठीक है, एक और होगा आपके अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। तो भैया ये सब पूछा जा सकता है कि नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं अपने हर चैप्टर को जब शुरू करता हूं तो 2-4 डेफिनेशन एक ऑथर की जोड़ ही देता हूं, जो फेमस डेफिनेशन हो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो। तो भैया फिलिप कॉटलर साहब क्या कहते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। क्या कह रहे हैं फिलिप कॉटलर? फिलिप कॉटलर कह रहे हैं कि हर वो कदम जो उठाया जाए एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट से मिलाने के लिए, दैट इज कंट्रोलिंग। हर वो कदम जो उठाया जाए एक्चुअल रिजल्ट और आपके डिजायर्ड रिजल्ट को मिलाने के लिए, दैट इज कंट्रोलिंग। भैया डिजायर्ड रिजल्ट क्या, जैसा हम चाहते हैं, और एक्चुअल क्या, जैसा एक्चुअली में हुआ। अब चाहते तो हम है कि अब कल ही मैं BMW जो है चलाने लगूं, तो ये मेरा डिजायर्ड है। क्या एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता। BMW ना चलाऊं, हो सकता कोई और गाड़ी चला लूं जो मेरे बजट में आती हो। बात समझ रहे हो आप? तो एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट से मिलाने के लिए हर वो कदम जो उठाया जाए वो कंट्रोलिंग कहते हैं उसको, फिलिप कॉटलर के हिसाब से। फिर आते हैं भाई डेल हेनिंग साहब ने क्या कहा है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। कहा जा रहा है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, डेल हेनिंग का कहना है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंफर्म हो जाए विद प्लान्ड एक्शन, बस यही है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब देखो हर ऑथर की अपनी अलग अलग कहानी है। इनका कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि भैया हम ऐसा कोई भी प्लान्ड एक्शन करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पहले से प्लान्ड हो, ठीक है, और हमारे परफॉर्मेंस में कंफर्मिटी आ जाए। मतलब हम ये कहें कि अगर मैं आज 8 घंटा पढ़ने की सोचा हूं और 8 घंटा पढ़ ले जाऊं और उसके लिए मैंने प्लान भी बनाए हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। और पढ़ ले जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाऊं तो ये देखूंगा कि क्यों नहीं पढ़ पाया, और क्यों नहीं पढ़ पाया उसको अगले दिन दूर करूंगा कि ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया था क्या जिससे मैं नहीं पढ़ पाया। तो दैट इज कंट्रोलिंग फॉर यू। और मुझे मतलब जो है पूरी उम्मीद है कि आपको कंट्रोलिंग समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, आपको एरर्स चेक करना है, आपको डेविएशन चेक करना है और उन डेविएशन को सुधारना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। भाई कहा जाता है ना कि 1 बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, 3 बार गलती होती है, चौथी बार गलती नहीं होती है। चौथी बार अगर आप गलती कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, आप जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो आपको क्या करना है, गलतियों से सीख लेनी है, गलती को सुधारना है एंड फिर नया दिन शुरू करना है, नया टास्क कंप्लीट करने की ओर। ठीक है भाई, ये हो गया कंट्रोलिंग। अब आते हैं बच्चों, देखिए नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। आप भी सोच रहे होंगे कि यार सर हर चैप्टर में नेचर बताते हैं, सिग्निफिकेंस बताते हैं, लिमिटेशन बताते हैं, फीचर्स बताते हैं। देखो बच्चों 4-5 पॉइंट तो कॉमन है, आपको हर चैप्टर में नेचर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको हर चैप्टर में सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस।
ठीक है। सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे हर चैप्टर में। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको हर चैप्टर में लिमिटेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है भाई, लिमिटेशन आपको देखनी ही देखनी है। ठीक, इसके बाद आपको हर चैप्टर में उस फंक्शन के फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। और आपको हर चैप्टर में पांचवा क्या है, पांचवा है आपका स्टेप्स। आप स्टेप्स कह लो या आप कह लो प्रोसीजर या आप कह लो प्रोसेस, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपको भैया हर चैप्टर में पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से कंट्रोलिंग का नेचर देख लेते हैं। क्या नेचर है कंट्रोलिंग का? भाई कहा जा रहा है कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। देखो बच्चों क्या बात है ना, फंडामेंटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बेस है, देखो होगा क्या, अगर आप मैनेजमेंट करते रहोगे, अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करते रहोगे और अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करोगे और अपनी गलती से सीख भी नहीं ले रहे हो, वहां पे सारा काम आपका डगमगा जाएगा, फिर आप गलतियां दोहराते जाएंगे। ठीक है, आपको बेटर करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपनी गलतियों से सीख लेनी ही पड़ेगी। दैट इज व्हाई कंट्रोलिंग इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। की भाई सीख लेंगे एंड देन आप समझ लो लर्निंग करेंगे, कुछ लर्न करेंगे अपनी पिछली गलतियों से और आगे उस काम को बेटर करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। दैट इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। फिर आते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। भैया जो कंट्रोलिंग है ये हर तरीके का मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, ये हर मैनेजर को करनी ही पड़ेगी। एसेंशियल फंक्शन है क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आप अगर डेविएशन को एनालाइज नहीं करोगे तो आप एक ही लीक पे चलते जाओगे, एक ही लीक पे चलते जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे समय के हिसाब से। भैया समय के हिसाब से ग्रो करना है तो कल बीते हुए दिन से आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आते हैं कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। भैया कंट्रोलिंग कभी ना रुकने वाली जो है प्रक्रिया है। अब जैसे आप पढ़ते हैं, आपने सोचा आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहें कि अब मैं 1 साल तक पढ़ाई ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप पढ़ लेंगे, आप जॉब में आएंगे तो फिर ये होगा कि भाई आपको जॉब अच्छे से करनी है, फिर आपको कुछ गलतियां आप करेंगे क्योंकि इंसान ही है, फिर आप अपनी गलतियों को जो है एनालाइज करेंगे, डेविएशंस को एनालाइज करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। मतलब ये किसी की पर्सनल लाइफ की बात की जाए, प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, ठीक है, किसी भी लाइफ में भैया कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब क्या कहा जा रहा है, कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्या कह रहा है भैया, इसका क्या मतलब है, कंट्रोलिंग इज बिगिनिंग एंड एट द एंड। देखो भाई शुरू होती है कहानी प्लानिंग से, प्लानिंग के बाद कहानी आती है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड सेट हुए थे प्लानिंग में उनको चेक किया, हमने जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट हुए थे उनको चेक किया। और ये कब किया हमने, कंट्रोलिंग में। और कंट्रोलिंग में जब पता लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं, फिर से प्लान बनाया अगली प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो फिर से प्लान बनाया। तो भैया कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग आखिरी प्रोसेस भी है और पहला भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग शुरू होती है, प्लानिंग के बाद फिर कंट्रोलिंग होती है। तो दिस विल मूव इन अ साइकिल, ये एक साइकिल में मूव करता रहता है। दैट इज वाई ये लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और आखिरी बात की गई है भैया, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग बात करता है बच्चों रिजल्ट्स की। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा ये बोलो। ठीक है, तुमने कितना संघर्ष किया, तुमने कितनी मेहनत की, कितने रातों को तुम सोए नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात बच्चों आप समझ लीजिए। ठीक है, आप बताते रह जाएंगे लोगों को, ठीक है, ये दुनिया ऐसी ही है, सबको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, खराब है दुनिया लेकिन फिर भी सबको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी खराब दुनिया में रहना पड़ता है और सबको रिजल्ट चाहिए। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपने कितनी रात नहीं सोई, आपने कितनी हजारों वीडियो देख डाली, आपने लाखों किताबें पढ़ डाली, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको सबको किससे मतलब है, सबको मतलब है भैया रिजल्ट से। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी भैया सबको किससे मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट अचीव हुआ नहीं हुआ, सब सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। आपने कंट्रोलिंग की नहीं की, प्लानिंग की नहीं की, ऑर्गेनाइजिंग किया नहीं किया, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला बच्चों देखो कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंट्रोलिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव होते रहे, हम भी खुश और हमारा मैनेजर भी खुश और हमारा बिजनेस का, कंपनी का मालिक भी खुश। आगे देखिए, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। भैया जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं, मैं कहूं कि मैंने जो है आज 26 घंटे पढ़ाई करनी है, 24 घंटे का दिन है और मैं आज 26 घंटे पढ़ के उठूंगा, क्या ये स्टैंडर्ड मेरा सही है? नहीं सही है। मैं कहूं कि आज भूख लगी है तो ऐसा करूंगा, क्या करूंगा कि आज जो है 10
ब्रिक आइसक्रीम खा लूंगा अकेले, क्या ये पॉसिबल है? हाँ खा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड तो सही नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं है। हाँ खाने की बात है तो भाई हाँ ठीक है, रोटी खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, बट 10 ब्रिक आइसक्रीम ये बिल्कुल अलग ही तरह का स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब कि इम्पॉसिबल टू अचीव और थोड़ा अटपटा भी। तो आपको स्टैंडर्ड वो रखने हैं जो लॉजिकल हो, जो एथिकल हो और जो इजिली अटेनेबल हो। तो भैया आपको स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी भी जज करनी है, और आप जो है कब जज करोगे? जब आप कंट्रोलिंग करोगे। सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग करोगे तभी स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे, ठीक है, चेक करोगे। फिर आते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग कहता है कि आपको रिसोर्सेज को भी मतलब इस्तेमाल करना है। अब आप ये बताओ कि मैंने पढ़ाई तो की या मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिए, लेकिन 1 लाख रुपए जहां खर्च होने थे मैंने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो भैया ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब रह गया जब आपने 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया? कोई मतलब नहीं रह गया। जहां आपको 1 लाख रुपए खर्च करने थे वहां आपने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए और ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपको रिसोर्सेज को भी, रिसोर्सेज मतलब मैन पावर, रॉ मटेरियल, पैसा, सबसे मेन रिसोर्स, वो आपको अच्छे से सूझबूझ के साथ सोच समझ के उसको क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। आगे देखिए, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो होता क्या है बच्चों की कंट्रोलिंग में ना, कंट्रोलिंग जब आप करते हो तो कंट्रोलिंग करके आपको लोगों को भी बताना पड़ता है कि तुमने क्या गलत किया। अगर आप मैनेजर हो, बात को समझो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप तो सुनते रहोगे, लेकिन अगर आप मैनेजर हो तो आप लोगों को बताओगे कि तुमने क्या गलत किया। वहां पे क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से लोगों को यह नहीं बताना है कि भैया तुमने गलत किया, यह बताना है कि तुमने ठीक किया, अच्छा किया और अच्छा कर सकते हो। आप अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड याद करिए, क्या आपकी टीचर कभी बिल्कुल ऐसे लिख देती थी कि वेरी बैड, वेरी पुअर परफॉर्मेंस? हो सकता है किसी किसी में लिख भी देती हो, लेकिन अक्सर टीचर ही लिखती थी कैन डू मच बेटर, कैन डू मच बेटर, ठीक है। हाँ बिल्कुल एकदम जो एकदम वैसा बच्चा है जो स्कूल ही नहीं आ रहा, बंक मार दे रहा है, उसके में लिखती होगी पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन टीचर भी हमेशा ये करती थी, क्या लिखती थी? कैन डू मच बेटर। अब मेरे रिपोर्ट कार्ड में तो ये लिखती थी कैन डू मच बेटर, मतलब ना मैं अच्छा कर रहा हूं ना मैं बहुत ही खराब कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा अच्छा कर सकता हूं। तो वहां से एक मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है ना। तो भैया एम्प्लॉय मोटिवेशन भी बना रहे, इसका भी खास ख्याल रखने का है, ठीक है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई ऑर्डर बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर बना रहे, सब काम अपने हिसाब से चलता रहे। डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन चलता रहे, वो आपको देखना है। एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। भैया आपके एक्शन में कोऑर्डिनेशन बनती रहे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, आर्मी। भाई आर्मी इज ऑल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक्सट्रीम लेवल का प्रो डिसिप्लिन है, एक्सट्रीम लेवल का। 4 बजे उठना, फिर दौड़ लगाना, खाने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना, ये नहीं कि भैया रखा हुआ है और जो है दावत, मतलब दावत उड़ा रहे हैं, ठीक है। उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना मिलता है, फिर उनको दौड़ भी लगानी है, उनको एक्सरसाइज भी करनी है, वेपन प्रैक्टिस भी करनी है, और अपने जो भी उनके कमांडर हैं, जो भी उनके मेजर वगैरह हैं, जो उनको ऑर्डर देंगे वो सब भी पालन करना है, वो सब भी फॉलो करना है। तो वेरी टफ डिसिप्लिन टू फॉलो एंड वेरी गुड ऑर्डर कैन बी सीन इन आर्मी मैनेजमेंट। भैया आर्मी में आप ऑर्डर भी देखोगे, आर्मी में आप डिसिप्लिन भी देखोगे, और कोई बंदे को नाराज भी नहीं देखोगे, ये भी है। और मतलब कि मोटिवेटेड भी है आर्मी का बंदा, मोटिवेटेड भी है, ठीक है, ऑर्डर भी है, डिसिप्लिन भी है। अब आर्मी के जवान को कौन मोटिवेट करने जा रहा है? तुम बताओ, कोई मोटिवेट कर रहा है आर्मी के जवान को? कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। उनको जो भी उनकी सैलरी मिलती हो, दैट इज मोटिवेशन। बाकी उनकी मोटिवेशन इनर है कि भाई मेरे को देश की सेवा करनी है। कौन सी वो वीडियो देख रहे हैं वहां जहां पे नेट, इंटरनेट छोड़ो, फोन भी नहीं चल रहा है इतनी ठंड में, ठीक है, इंटरनेट तो दूर की बात है। वहां वो किसकी वीडियो देख रहे हैं? कौन है संदीप महेश्वरी उनके लिए? कोई नहीं। वो किसी की मोटिवेशन नहीं देख रहे हैं भाई, उनके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है, कि भाई मेरे को यहां पे रहना है, मुझे अपनी देश की रक्षा करनी है। मतलब वो मोटिवेटेड भी हैं, वो ऑर्डर में भी हैं, वो डिसिप्लिन भी कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोऑर्डिनेशन। आपने चलो कोई ऐसा लाइव ऑपरेशन तो नहीं देखा होगा आर्मी का होते हुए, लेकिन आपने पिक्चर जरूर देखी होंगी, मूवी देखी होंगी। आप उरी वगैरह देख लीजिए, उसमें मैंने देखा कि भाई जो विकी कौशल ने जो रोल किया है, तो जब वो अटैक करने जा रहे हैं तो वो अपने हैंड के मूवमेंट से बता दे रहे हैं, अब ऐसे किया तो मतलब आप मतलब ट्रूप को आगे बढ़ना है, ऐसे किया तो मतलब होल्ड द फायरिंग, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन कि बिना बोलने की जरूरत, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है भाई, हाथ से वो बंदा एक्शन कर रहा है। जो भी आर्मी के लोग हैं वो मतलब अपने ट्रूप्स को आइडिया देते होंगे, हाँ ऐसे किया तो आगे चलने का है, ऐसे किया तो फायर को होल्ड कर देना, मतलब नो फायरिंग, ठीक है, सरेंडर, और ये मतलब ये जितनी भी उनकी हैंड मूवमेंट्स होती हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन देखो भाई, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आर्मी में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है?
आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी है, ऑर्डर भी है, डिसिप्लिन भी है और कोऑर्डिनेशन इन एक्शन भी है। तो यहां पे हो गया आपका कंट्रोलिंग, ये दैट इज कंट्रोलिंग फॉर यू। एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, ये जीता जागता लाइव एग्जांपल है। आप लोगों ने भी ऐसी मूवी जरूर देखी होंगी जहां पे ऑपरेशंस वगैरह आपने देखे होंगे, या कोई वेब सीरीज जरूर देखी होगी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कंट्रोलिंग। मैंने हमेशा बताया कंट्रोलिंग लिमिटेशन बताते समय कि एक सिक्के के दो पहलू, एक पहलू है एडवांटेज, सेकेंड पहलू है लिमिटेशन। भाई सबसे कठिन जो इसका लिमिटेशन है वो है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट ना कर पाना। अब बच्चे पूछेंगे कि सर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और सर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो बच्चों यहां बताता हूं, क्वांटिटेटिव एक तरफ लिख लो और एक तरफ लिख लो क्वालिटेटिव। देखो भाई, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिजिट्स में, जो जिनको मेजर किया जा सके। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, 10 आवर्स पढ़ाई करूंगा, तो कितने आवर्स? 10 आवर्स, ठीक है। या आज मेरे पास 100 रुपीज हैं और मैं उनको खर्च कर दूंगा, तो कितने रुपीज हैं? 100 रुपीज हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार 10 घंटे पढ़ने का जो है ना मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या बोरियत सी फील हो रही है, कौन पढ़े, ठीक है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है पढ़ने में, लेकिन बड़ा सुख होगा जब मैं पास हो जाऊंगा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, पढ़ने का मन भी नहीं लग रहा है लेकिन वो सुख का भी अनुभव करना है। तो ये जो दुख है, ठीक है, ये जो सुख है, ये सारी क्या है? ये सारी बच्चों भावनाएं हैं। क्या है? भावनाएं हैं। तो भैया भावनाएं किसमें आती हैं? भावनाएं आती हैं आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग में तय नहीं हो पाते हैं, समझ रहे हो। एक बिजनेसमैन है, वो कहे कि मैंने अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने में, तो भैया खून पसीने की जो कमाई है वो तो दिख रही है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में, लेकिन खून पसीना क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में नहीं दिख रहा है। मतलब कितना दुख हुआ, कितना सुख हुआ, कितनी रातें में जगा, ये आपको कोई तय नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ आपको तय करना है। आपका मोटिवेशन, आपका मोरल भी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में ही आता है, ठीक है। फिर आते हैं नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई देखो, मैं पढ़ने बैठा था, आज सोचा भी कि 10 घंटे पढ़ूंगा, जैसे ही फोन खोल के सर की वीडियो चलाई, ठीक है, वैसे ही भैया बारिश हो गई तो घर का वाईफाई कनेक्ट, लाइट चली गई तो वाईफाई जो है कट गया। अब भैया बारिश क्या है? बारिश है एक्सटर्नल फैक्टर। मेरा इंटरनल फैक्टर तो मजबूत हूं, मैं तो लोहा हूं। आज पढ़ने बैठा था सुबह 6 बजे, लेकिन क्या हो गया? वाईफाई चला गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स ने मुझे अफेक्ट कर दिया। तो भैया कंट्रोलिंग में ये हमेशा एक लिमिटेशन रहेगी कि कंट्रोल तो तब करोगे ना जब इंटरनल फैक्टर्स होंगे। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इफेक्ट डाल दिया तो भैया कंट्रोलिंग किस काम की रह जाएगी। फिर आते हैं भैया रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब सर ये रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज क्या होता है? क्यों एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखो, कंट्रोलिंग जब होगी, ठीक है, जब कंट्रोलिंग होगी तो डेविएशन की, कमी की पता लगेगी। कमी इंसान में भी हो सकती है, ह्यूमन एरर्स, ठीक है। वहां पे क्या होगा? वहां पे बच्चों एम्प्लॉइज को यह बताया जाएगा कि तुमने अच्छा नहीं किया और तुम्हें कुछ अच्छा करना है। अच्छा कैसे होगा? परिवर्तन करके, परिवर्तन, चेंज, बदलाव करके। और वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु परिवर्तन किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इस वजह से एम्प्लॉय हमारा उस कंट्रोलिंग से बचता है। समझ रहे हैं पूरा लॉजिक? भैया कमी हुई तो बदलाव हुए, बदलाव से चाह रहे हैं कि बच जाएं, बच रहे हैं तो रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं भैया कंट्रोलिंग होनी ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है और आपको देखना पड़ेगा। चौथी चीज कि कंट्रोलिंग क्या है बच्चों? कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर है। भैया पैसा लगता है, और एक पॉइंट और इसमें जोड़ दे रहा हूं, समय लगता है, टाइम टेकिंग भी है और कॉस्टली भी है, ठीक है ना। तो ये आपके लिमिटेशंस हो गए कंट्रोलिंग के। अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्या कहता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो भाई, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में दो चीजें हैं। एक तो है आपकी निर्भरता, मतलब इंटरडिपेंडेंस, और एक है आपकी डिफरेंस, मतलब अंतर। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की पहले निर्भरता चेक कर लेते हैं। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग तो तब होगी ना जब आपने पिछले प्रोडक्शन एक्टिविटी के पिछले टारगेट की कंट्रोलिंग की होगी। तो जब पिछले टारगेट की कंट्रोलिंग की होगी तब जाके इस टारगेट की प्लानिंग करेंगे, ठीक, कि भाई क्या कमी रह गई। तो प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के जो है बेकार है। और अगर आपने प्लानिंग नहीं की, स्टैंडर्ड नहीं सेट किए, तो कंट्रोलिंग बेकार है। मतलब दोनों क्या है? दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। ये दोनों क्या है? प्लानिंग है आपका प्लानिंग, और जो ये है आपकी कंट्रोलिंग, ये हो गए हैं करण और अर्जुन। तो भैया ये दोनों करण अर्जुन है, दोनों के बिना रह नहीं दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, जीना मरना दोनों का साथ में है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस, मतलब
जो है निर्भरता। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, और कंट्रोलिंग भी किसी काम की नहीं है प्लानिंग के बिना, मैंने आपको बताया। अब आते हैं भैया डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग का कहता है कि आगे देखो, ठीक है, आगे देखो क्या होने वाला है, आगे की चिंता करो, ठीक है। कंट्रोलिंग का कहता है पीछे देखो, समझ रहे हो। तो भैया कंट्रोलिंग कह रहा है कि पीछे देखो, ठीक है। क्या देखना है पीछे, पीछे तब देखे, ये देखना है कि भैया कितना आए हैं और कितना आगे जाना है। अब लोग कहते हैं कि नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये नहीं देखेंगे कि पीछे कितना अचीव किया है तो आगे कैसे अचीव होगा, मतलब कितना चले, ठीक है, कितनी तकलीफ हुई, अगर ये नहीं पता होगा तो आगे कितना जाना है, कितना सफर हमारा पूरा हुआ ये नहीं पता होगा तो आगे कितना सफर पूरा करना है ये कैसे हम अनुमान लगाएंगे। तो भैया कंट्रोलिंग का कहता है कि इज लुकिंग बैक, कि देखो पीछे मुड़ के कि तुमने क्या गलतियां की थी और उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन इन मैनेजरियल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, एंड कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट फंक्शन है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में इंटरडिपेंडेंस एंड डिफरेंस। अब आते हैं बच्चों कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड सेट करना है। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है, आपने फिर ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की और देन कंट्रोलिंग की, तो हो गया। फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करनी है। चला एक एग्जांपल को साथ लेके हुए चलते हैं, कहानी को साथ लेके हुए चलते हैं। क्या है कहानी भाई, स्टैंडर्ड मैंने सेट किया कि आज मैं 10 आवर्स पढ़ाई करूंगा, आज मैं 10 घंटे अपनी पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सुबह का 6 बज रहा है, अब देखना यह है कि भैया मैं पढ़ पाता हूं कि नहीं पढ़ पाता हूं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे वो है ना हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा की, सुबह का 6 बज रहा है, अब मेरे अंदर अगर हिम्मत है तो खुदा मेरी मदद करेगा। तो चलो देखते हैं पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। तो भैया 10 घंटे पढ़ने बैठे, ठीक है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस, पढ़ाई हो गई, ठीक है। अब ये चेक करना है कि मैंने कितना पढ़ा। पता चला कि भैया मैंने सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। चलो ये भी पता लग गया कि भाई मेरा मेजरमेंट हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कितने घंटे पढ़ाई की, मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, मतलब -2, मैंने 2 घंटा कम पढ़ाई की जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था। एनालाइजिंग डेविएशन, मैंने क्यों कम पढ़ाई की, क्यों, क्या वजह रह गई, क्या मैंने टीवी देखी, ठीक है, क्या मैं घूमने फिरने बाहर चला गया था, ठीक है, क्या मैं फोन चला रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था, व्हाट्सएप देख रहा था, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा था, टेलीग्राम चला रहा था, पिक्चर देख रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है, या मैं कुछ अदर एक्टिविटी कर रहा था जो मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। तो अदर एक्टिविटी करते करते भी मेरा टाइम बीत गया, मेरे को पता नहीं लगा, तो भैया मैंने डेविएशंस को एनालाइज कर लिया। अब मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला कि यार नहीं मैं तो ज्यादा टीवी देख रहा था, मैं टीवी में वेब सीरीज देखने लग गया और मेरे 6 घंटे कब बीत गए मेरे को पता ही नहीं चला, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेविएशन है। और अब आपको टीवी का रिचार्ज बंद करना पड़ेगा, टीवी अपनी बंद करनी पड़ेगी, आपने करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भाई हो गया कंट्रोलिंग का प्रोसेस। जल्दी से एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं भैया। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का S है ना, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ठीक है, M, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का C, फिर आते हैं एनालाइजिंग डेविएशन का A और टेकिंग करेक्टिव एक्शन का T। तो भाई ये आपका हो गया SMCAT, SMCAT, ठीक है, कि हमको SMCAT से याद हो जाएगा। S फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, M फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर C फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, A फॉर एनालाइजिंग डेविएशन एंड T फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। SMCAT आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस याद करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को कभी कभी मिल जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है भैया। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इज आर नेक्स्ट टॉपिक। क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। थोड़ा पेन वेन चेंज कर लेते हैं, रंग बिरंगा कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फिगर्स की हेल्प से मेजर किए जा सकें, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, और ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फिगर की हेल्प से मेजर ना कर सकें हम लोग, दैट आर नोन एज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर यू। अब आते हैं मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मोरल, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन कम है, ज्यादा है, ये क्या हो गए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हो गए। 10 यूनिट 100 रुपए ऐसा कुछ है तो ये हो गए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। दोनों को सेट करके चलते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग कहां लैग करता है, यहां लैग करता है, यहां क्या करता है, लैग करता है। कौन, कंट्रोलिंग। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ी अपने को दिक्कत आती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या कह रहे हैं बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स में? क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जब आपको प्रोडक्शन की बात करनी होगी, सेल की बात करनी होगी, स्टॉक की बात करनी होगी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हो? जब आपको प्रोडक्शन की बात करनी होगी, सेल की, स्टॉक की बात करनी होगी, जहां पे प्रोडक्शन मतलब 1000 यूनिट, सेल कितनी हुई 100 यूनिट, समझ रहे हो? स्टॉक कितना है भैया? 10,000 यूनिट का स्टॉक है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, सेल मतलब बिक्री, स्टॉक आपका इन्वेंट्री हो गया कि कितना आपने बचा के रखा हुआ है। तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, कि भैया रॉ मटेरियल कितना अच्छा आ रहा है। मुझे चाय बनानी है तो चाय पत्ती मेरी कितनी स्ट्रांग है, कहां से आ रही है, असम से आ रही है, दार्जिलिंग से आ रही है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है, दैट इज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरा कैसा है, मैं कस्टमर सर्विसेज अच्छी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। कस्टमर सर्विस समझते हैं बच्चों? आपने फोन खरीदा, 1 साल की जो वारंटी मिलती है कि फोन खराब भी हो गया तो आपकी फ्री में फोन को रिपेयर हो जाएगा। एम्प्लॉयज का मोरल मेरा कैसा है, ये सब चेक करना है। फिर आता है टाइम स्टैंडर्ड्स, टाइम कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आपका कितना टाइम लगेगा उसका भी आपने जो स्टैंडर्ड्स अगर सेट कर रखा है तो दैट इज नोन एज टाइम स्टैंडर्ड, कि भाई मेरे को 2 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में 40 मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे, दैट इज टाइम स्टैंडर्ड। फिर आता है बच्चों कॉस्ट स्टैंडर्ड, कितना पैसा लगेगा, लेबर मंगवाने के लिए कितना लगेगा, मटेरियल मंगवाने के लिए कितना जो है लगेगा, और अदर खर्चों के लिए मेरा कितना पैसा लगेगा। तो भैया 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं: क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, टाइम स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फैक्टर्स को हमें देखना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करें? सबसे पहला, स्टैंडर्ड हमारा इजीली अटेनेबल होना चाहिए, मतलब पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, अब लड़के ने लड़की से कहा, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या ये चांद तारे तोड़ लाएगा? देखने वाली बात ये होगी कि नहीं तोड़ पाएगा। चांद तारे वो 1 रुपए वाले आते थे जो टॉफी की तरह, वो जरूर ला सकता है, लेकिन एक्चुअल जो मतलब जो आसमान में चांद तारे हैं वो नहीं तोड़ के ला सकता है। मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज नॉट इजिली अटेनेबल, वो इजी नहीं है। ठीक है, और वो कितना भी बड़ा 30 मार खाओ वो तोड़ नहीं ही पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो भैया स्टैंडर्ड वो सेट करो जो आसान हो, इजिली अटेनेबल हो। स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, जिनको मेजर किया जा सके नंबर में, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करिए। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, मतलब परिवर्तन के हिसाब से, आप समय के हिसाब से परिवर्तित कर सकें उसको, सो दैट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस। बोला ना, चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस, परिवर्तित हो सके। इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी परिवर्तित कर सकेंगे। शुड बी सिंपल एंड क्लियर, स्टैंडर्ड सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। मुझे आज 10 घंटे पढ़ाई करना है, क्लियर। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा 6 बजे उठूंगा, फिर 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 7:11 तक पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इजिली रखो कि 6 से 12 पढ़ूंगा, 6 घंटा ये हो गया, और फिर 2-3 घंटे खाऊंगा पीऊंगा, तैयार वैयार होऊंगा, और 4 से 8 पढ़ लूंगा, 4 घंटा ये हो गया, 10 घंटे कंप्लीट मेरे। ठीक है, ऐसा कोई सिंपल एंड क्लियर आपको स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, मैं 10 में से 2 ही घंटे की पढ़ाई की मैंने 10 में से, ठीक है, तो क्या ये टॉलरेट किया जा सकता है? बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक होता है कि 8 घंटे किया, 2 घंटे कम हो गया, और एक हुआ कि 2 ही घंटे किया मतलब 8 घंटे कम हो गया। तो 8 घंटे की कमी को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। मतलब डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी कुछ होती है कि भैया कितना डेविएशन हम टॉलरेट कर सकते हैं, और एक सीमा के पार हम कितना टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। शुड बी ऑल्सो बी क्लैरिफाइड व्हाइल सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट शुड ऑल्सो बी क्लैरिफाइड and mentioned. No cause of worry if the production of 1950 यूनिट instead of 2000 यूनिट्स is achieved. 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट लिया था, 1950 यूनिट प्रोड्यूस हुए, चलेगा। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट हमारी ठीक ठाक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फटाफट से, ये हमारा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, SMC 80 वाला। चलिए, अब डेविएशंस क्यों होते हैं, क्या कॉजेस हैं डेविएशंस के? सबसे पहला ह्यूमन कॉज, भैया एम्प्लॉय से कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि आगे वो गलती ना हो। ह्यूमन कॉज मतलब ह्यूमन एरर। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट, भैया कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था, कुछ अनसर्टेन बात हो गई, जैसे कि आपका स्ट्राइक, जैसे कि लॉकआउट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। भैया कोई स्ट्राइक हो गई, कोई दंगा फसाद हो गया, ठीक है, आपकी कंपनी पे ताला लग गया, या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया। वेरियस हर्डल्स,
ठीक है, आपकी मशीन ब्रेकडाउन हो गई, सप्लाई जो आपकी है रॉ मटेरियल की वो इररेगुलर है। जैसे भी आपने आज सुना होगा कि बोट के जो फाउंडर है अमन गुप्ता, वो बता रहे थे कि वियतनाम या ताइवान दोनों में से कोई एक देश है, ताइवान है शायद, ताइवान से एक ऐसी चिप आती थी जो उनके ईयरपॉड्स में, हेडफोन्स में वो लगती थी, और क्योंकि ताइवान और चाइना का तनाव चल रहा था, उनके बॉर्डर्स में कुछ तनाव चल रहा था, इस वजह से ताइवान प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से इनके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। ठीक है, वो चिप जो है सस्ती मिलती है ताइवान वगैरह से, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया सप्लाई की इररेगुलरिटी है किसी और कारण से। अब बोट के फाउंडर अमन गुप्ता की क्या गलती कि चाइना और ताइवान का लड़ाई चल रही है, समझ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भाई 2-4 महीना रुक के फिर माहौल सही होगा तो फिर वो चिपें आने लगेंगी सस्ते में। ठीक है, फिर आता है बच्चों रॉन्ग स्टैंडर्ड। आपने भैया गलत स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। मैं ये सोचूं कि सेल्स मेरी दिन में, मतलब मैं एक ही दिन में अनिल अंबानी के बगल में जाके खड़ा हो जाऊंगा, आज बिजनेस शुरू कर रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका स्टैंडर्ड गलत आपने सेट किया हुआ है। तो भाई फिर आते हैं, आपका ये सारे आपके प्रोसेस में हो गया। अच्छा, एक बात और कि आपको अगर करेक्टिव एक्शन लेना होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर आपको कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो किस किस तरीके से आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। सवाल आएगा ना मन में कि सर जो आप कह रहे हैं गलती सुधारो, कैसे सुधारें। तो पहला तरीका रिमूविंग डेविएशंस। पहला तरीका क्या है बच्चों? रिमूविंग डेविएशंस, ठीक है, इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप ये देखें कि आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उसमें से डेविएशंस किस प्रकार से हट सकती हैं और किस हद तक हट सकती हैं। मैं कहूं कि मैं टीवी बहुत देखता हूं तो थोड़ा टीवी देखना आप कम कर सकते हो। स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। भैया रेपिटेशन, गलती को दोहराओ नहीं, एक गलती हो गई आगे बढ़ो, उससे कुछ सीखो, लर्न करो। एक्शन शुड बी टेकन सो दैट लॉस कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर। लॉस से बचो, लॉस से बचो। अगर कोई ऐसा लॉस हो रहा है तुमको, उससे बचो। पैसे का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है, तो पैसे का नुकसान ना हो, ठीक है, और बाकी कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाए, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बीच बीच में थोड़ा मिक्सचर कर देता हूं बिजनेस की लाइफ को और आपकी पर्सनल लाइफ को, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। भाई पैसों की प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में तो भाई पैसा चलो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक बिजनेस के लिए पैसा बड़ा फैक्टर होता है। मनी, उनका जो रिसोर्स है वो काफी बड़ा फैक्टर होता है। तो देखो भैया लॉस वॉस तो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले जो चार्जर होते थे उनमें बड़ी, आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो फोन आते थे, अभी जमाना क्या 5-6-10 साल पहले, उनके चार्जर की जो लीड होती थी बड़ी लंबी लंबी होती थी। अब देखिए कंपनी किस तरीके से कॉस्ट कटिंग कर रही है, छोटी छोटी लीड देती है ना। आप समझ लो कि अगर दूर है आपका कहीं प्लग, तो आप उस फोन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर आपको उसको लेके खड़ा होना पड़ेगा बगल में, ठीक है, आपको फोन कहीं टिकाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो कंपनियां कहीं ना कहीं 1-1 रुपए बचाती हैं, समझ रहे हो, 1-1 रुपए से ही उनका भला हो जाता है। ये चीज है, ठीक है। चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स। भैया अपनी पॉलिसी में, अपने प्रोसीजर में, अपने नियमों में बदलाव लाइए, ठीक है। ऐसा कोई भी नियम मत रखिए जिससे आपको नुकसान होने की संभावना हो। तुरंत ऐसे किसी नियम को चेंज कर दें, तुरंत ऐसे किसी पॉलिसी को चेंज कर दें, प्रोसीजर में चेंज लाएं जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो। भाई तो ये था आपके लिए कंट्रोलिंग। मेरी तरफ से पूरा चैप्टर, मेरी समझ से, पूरी मेरी जितनी नॉलेज है भाई, मैंने पूरा चैप्टर खत्म किया। आपका कंट्रोलिंग का डेफिनेशन बताया, फिलिप कॉटलर, डेल हेनिंग, नेचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, प्रोसेस, SMC80 बताया, ठीक है। फिर आपको मैंने डेविएशंस के बारे में बता दिया कि भाई डेविएशंस कितने तरीके के होते हैं। स्टैंडर्ड के बारे में बताया, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर मैंने करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, तो भैया टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड वगैरह भी हो चुका है और बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड भी हो चुका है कि कितने तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, कितनी तरीके की एरर्स होती हैं, ह्यूमन एरर्स, और कुछ ऐसी कोई घटना जो कभी नहीं होने वाली थी और अचानक से हो गई, जैसे लॉकआउट, ठीक है, इरेगुलरिटी ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई हाँ, आपकी जो डेविएशंस हैं वो इन सब घटनाओं से अकर होती हैं। तो भाई दिस इज कंट्रोलिंग फॉर यू बच्चों। और कंट्रोलिंग के बाद हमारे अभी 4-5 सेशंस और आएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट, मतलब बुक 1 हमारी आज यहां पे 1 शॉट रिवीजन में खत्म होती है। बुक 2 वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाएंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 एंड 2019 दोनों आपको बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है बुक 2 पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बुक 2 में हल्की सी दिक्कत होती है कि हाँ सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं आता है, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में थोड़ी हमको दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, ठीक है, पूरा समझाऊंगा, बाकायदा समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा और 1 शॉट में समझाऊंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहें, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, ठीक है। इतने अच्छे कंटेंट के लिए जुड़ें, इतने अच्छे टॉपिक कवरेज के लिए जुड़ें
रहे हैं कि आपके 12 के 12 चैप्टर ऑलमोस्ट एक घंटे में कवर हो रहा है। मतलब आप लगा लो कि 12 घंटे में 12 चैप्टर बीएसटी के खत्म, ठीक है, विद द राइट टाइप ऑफ कंटेंट। तो बच्चों इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहें एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।